सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल में विश्व धरोहर दिवस ये कब मनाया गया, वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो आंसर होगा 18 अप्रैल को। हर साल 18 अप्रैल को ये वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अच्छा, थीम की बात करते हैं। थीम क्या है? हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, आपदा और संघर्ष से खतरे में धरोहर। तो सिंपल सा याद रखना, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। चलो फिर अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 21 जून को योगा दिवस होता है, उसकी थीम घोषित हो गई है, क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल को विश्व कला यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे। और अभी 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में भी मनाया था, ये भी आप ध्यान रखना। और अभी 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया। अप्रैल के अभी तक की ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहां पर शुरू होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। इंग्लिश में बोलोगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। तो याद रखना कि मुंबई में पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान ये स्थापित होगा। ये संस्थान एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग को समर्पित होगा। अच्छा, इसी तरह से आपको याद है कि पहली बार भारत इस साल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट को भी होस्ट कर रहा है। उसका आयोजन भी मुंबई में होगा, अभी मई में होगा, अगले महीने। और पहली बार भारत इसको होस्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे मुंबई इसका आंसर हो गया ना, तो मुंबई से और क्या क्या प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में रहे थे वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ। देखो, तो अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी थी। ठाणे और बोरीवली को आपस में जोड़ेगी। इसकी कुछ खास बातें जैसे कि इसकी लंबाई 11.8 किलोमीटर है। ये टनल का जो निर्माण है ये संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है। अभी रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब मुंबई ने जीता था, विदर्भ को हराया था। ईरानी कप 2024 को भी मुंबई ने जीता, शेष भारत को हराया। अभी 2024 में वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप ये अभी भारत में हुई थी, और भारत में भी कहाँ पे? मुंबई में। माइंडफुल इंडिया समिट 2024 भी हुआ था मुंबई में। देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन आपको मुंबई में मिलेगा, यह है माटुंगा रेलवे स्टेशन। और टाइम मैगजीन ने 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में 3 भारतीय स्थानों को शामिल किया था, जिसमें से एक मुंबई से है। मुंबई में म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन, बाकी 2 कहाँ से हैं? हैदराबाद और हिमाचल प्रदेश से। उसके अलावा अभी मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया मुंबई में ही। देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी हुआ मुंबई में। पहला वेव्स समिट 2025 ये मैंने आपको बता दिया ना, भी मुंबई में होगा, भारत पहली बार होस्ट कर रहा है। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा ये कहां पर शुरू होगा? मुंबई में। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हुआ मुंबई में। पहले राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 ये हुए कहां पे? मुंबई में। और मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? साल्सेट द्वीप पर। और मुंबई किस नदी के मुहाने स्थित है ये पूछेंगे तो उल्हास नदी के मुहाने। ठीक है, तो मुंबई से ये सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में फिडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 का ताज किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा जू वेनजुन ने। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिडे वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। ये हुआ कहाँ पे? ये अभी शंघाई चाइना में हुआ, 1 से लेके 16 अप्रैल 2025 तक। और इसका खिताब जीत लिया है या इसका फाइनल जीत लिया है जू वेनजुन ने। ये चीन की प्लेयर है, 5वीं बार इन्होंने ये टाइटल जीता है। जू वेनजुन नाम याद रखना है आपको। अब चेस की बात है, तो चलो चेस से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। कुछ स्टैटिक, कुछ करंट अफेयर्स के सब प्रश्न आ जाएंगे इसमें। एक तो याद रखना हमारे पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथन आनंद है।
जिन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी है माइंड मास्टर, और पहली बार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो इन्होंने ही जीता था 1991-92 में। आपको बताना है कि आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, अभी जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 4 खिलाड़ियों को, चारों खिलाड़ी आपको बताने और उनका संबंध किस खेल से ये भी बताना है। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। देखो आज का, वैसे हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं, पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस विजय लक्ष्मी है। वर्ल्ड चेस डे होता है 20 जुलाई को। भारत में पहली बार चेस अकेडमी खुलेगी भुवनेश्वर में। अभी जो 45वां चेस ओलंपियाड 2024 हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में, उसमें पुरुष और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत विजेता रहा था। और अगले वाला 46th जो एडिशन होगा 2026 में, वो ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा, याद रखना। उसके अलावा अभी आपने देखा था वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024, उसको कोनेरू हम्पी ने जीता था। ये खिताब जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी थी। और फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में आर वैशाली ने कांस्य पदक ब्रोंज जीता था। चेन्नई के 18 वर्षीय डी गुकेश अभी चीन के डिंग लेरेन को हरा करके सबसे कम उम्र में फिडे विश्व शतरंज चैंपियन 2024 का खिताब इन्होंने जीता था। उसके अलावा शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले अभी भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी बने थे। ये प्रश्न किसी एग्जाम में आया था अभी। और फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 में जो होंगे, भारत इसको होस्ट करेगा, इस साल एंड में होंगे ये। और 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता था इनियन पन्नीर सेल्वन ने। और टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब जीता था आर प्रज्ञानानंद ने। और कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता था पी इनियन ने। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 को जीता था प्रणव वेंकटेश ने। ये खिताब जीतने वाले वो 7वें भारतीय बने थे। चेस से संबंधित ये सारे करंट अफेयर्स हमने रिवाइज करे। चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है फिडे, स्थापना होती है 1924, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड, प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो चेस से संबंधित अभी जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न रहे, जो भी स्टैटिक बन सकते हैं, वो सब मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण ये कहां पर किया जा रहा है, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो भारत की सबसे बड़ी रेलवे टनल ये उत्तराखंड राज्य में बनाई जा रही है। इस टनल का नाम T8 है। इसे जनासू टनल या देवप्रयाग जनासू टनल भी कहा जाता है। और इससे पहले जो भारत की अब तक लॉन्गेस्ट रेल टनल थी वो थी T49, जिसकी लंबाई थी 12.758 किलोमीटर, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, जो कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और T8 की अगर हम अभी बात करें, ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में है और देवप्रयाग और जनासू के बीच में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी होगी, 14.58 किलोमीटर। और ये प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का हिस्सा है, जो 125 किलोमीटर लंबा है। उसी के बीच ये एक टनल है T8, जो कि अब तक की भारत की सबसे लंबी रेल टनल होगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, इसी तरह से कुछ और टनल या कुछ और ब्रिज वगैरह पुल वगैरह के बारे में जो भी प्रश्न न्यूज में थे वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। देखो, जैसे कि अभी पूछे दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग ये निर्माण किया चाइना ने और इसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर। इसका नाम है तियानशान शेंगली सुरंग। कश्मीर में जेड मोड सुरंग या सोनमर्ग सुरंग स्थापित की गई, जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर। और आपको कश्मीर में जेड मोड सुरंग मिलेगी, या इसे सोनमर्ग सुरंग भी कहते हैं। ये 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन सुरंग है। और भारत की सबसे लंबी रोड टनल ये चेनानी नाशेरे सुरंग है, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी कहते हैं। ये आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में। साथ ही याद रखना, ये एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल हाईवे टनल भी है, जिसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। अटल टनल आप जानते ही हो, ये हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगी। रोहतांग सुरंग इसको पहले कहते थे, इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। और इससे भी एक फैक्ट याद रखना कि ये 3000 मीटर या 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। देश का सबसे लंबा सी ब्रिज ये अटल सेतु है, जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा नदी पुल डॉक्टर भूपेन हजारिका या डोला सादिया ब्रिज है, ये आपको असम में मिलेगा। 9.15 किलोमीटर है। ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है, तो ये भी सब ध्यान में रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता ये कौन बनी है, तो आंसर होगा अनुराधा गर्ग।
तो अभी अनुराधा गर्ग ने मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीत लिया है और ये खिताब जीतने वाली वो पहली भारतीय बन गई हैं। ये प्रतियोगिता भी शेंगेन चाइना में हुई थी और अनुराधा गर्ग इससे पहले मिसेस इंडिया ग्लोब 2024 भी रह चुकी हैं और अभी भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब इन्होंने जीत लिया। क्या नाम है? अनुराधा गर्ग। अच्छा चलो आओ इसी तरह के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं। एक तो याद रखना भी मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता था, जो कि 71 नंबर का एडिशन था, मुंबई में हुआ था। क्रिस्टिना प्रिस्कोवा ने, वो चेक रिपब्लिक से थी। उसके अलावा ये भी याद रखना कि मिस वर्ल्ड 2025 का जो आयोजन होगा 72 नंबर का एडिशन वो होगा तेलंगाना में, अगले महीने होगा ये। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासियो ने जीता था, वो निकारागुआ से है। और मिस यूनिवर्स 2024 भी याद रखो 73 नंबर का एडिशन था, ये मैक्सिको में हुआ था। विजेता रही थी विक्टोरिया केयर थेलविग, ये डेनमार्क से हैं। किसी एग्जाम में ये प्रश्न आया था, इनके देश का नाम पूछा था उस एग्जाम में, याद रखना। और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब ध्रुवी पटेल ने जीता। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 को जीता रिया सांगी ने, गुजरात की हैं। मिस इंडिया 2024 रही थी निकिता पोरवाल, उज्जैन से हैं। मिस सीआई 2024 केंजा लेली, मोरक्को से हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब रचेल गुप्ता ने जीता, पंजाब के जालंधर से हैं। और मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी तशिगो गेलाए। मिसेज यूनिवर्स 2025 ये खिताब अभी एंजिला स्वामी ने जीता था, वो बीकानेर की राजस्थान से है और इसका आयोजन हुआ था थाईलैंड के पटाया में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट इसी तरह के मिस पेंजेंट वाले प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में गैबोन में किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया? तो आंसर होगा ब्राइस ओलिगी नगुएमा। तो सैन्य नेता है ब्राइस ओलिगी नगुएमा, जिन्होंने गैबोन में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। देखो 2023 में गैबोन देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ था और वहां पे बोंगो परिवार के लंबे समय से चले आ रहे शासन को उखाड़ फेंका था। तो उसके बाद अब यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव हुए और उसमें यहाँ पे जो सैन्य नेता थे कौन, ब्राइस ओलिगी नगुएमा, वही यहाँ पे राष्ट्रपति चुने गए हैं। पहले मैं आपको मैप में दिखा दूं, ये रहा गैबोन, कैपिटल होती है लिब्रविली और करेंसी होती है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। चलो इसी तरह से कुछ और अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज कराऊंगा। यहाँ पे जो लेटेस्ट अभी जिन देशों में प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बने थे वो वाले अपॉइंटमेंट में आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि अभी 2-4 दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, अभी इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति बने थे डेनियल नोबोवा। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री सारा जाफरानी ज़ैंजरी। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवा। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री स्टुअर्ट यंग। ग्रीस के राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। ऑस्ट्रिया के चांसलर बने थे क्रिश्चियन स्टॉकर। उरुग्वे के राष्ट्रपति यमांदू ओरसी। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्च। लेबनान के नए पीएम नवाब सलाम। बेल्जियम के नए पीएम बार्ट डी वेबर। आयरलैंड के पीएम माइकल मार्टिन। वानुआतू के पीएम जोथम नापत। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। पिछली बार भी जब इक्वेडोर के बारे में हमने पढ़ा था, ये सारे नाम मैंने आपको रिवाइज कराए थे। इसी तरह से जब भी किसी देश में प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बनते हैं तो इसी तरह से ये सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने तीसरे मेघयान 25 का आयोजन कहां पर किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। मेघयान 25 कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, इस बार ये इसका तीसरा संस्करण है जो कहां पर हुआ? नई दिल्ली के नौसेना भवन में, और आयोजन किया भारतीय नौसेना ने। उद्देश्य क्या आयोजन करने का? समुद्री मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता और सहयोग को बढ़ावा देना। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया हमारे जो वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं, नेवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। और इसकी थीम भी रखी गई, प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ पाटना। अच्छा चलो इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज करवाता हूं। अगर पूछे, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन हुआ था, मोदी जी ने उद्घाटन किया था कहां पे? भोपाल में। नवा एशियाई आर्थिक वार्ता एशियन इकोनॉमिक डायलॉग का आयोजन हुआ पुणे में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है प्रकृति, इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ नई दिल्ली में।
मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ स्पेन के बार्सिलोना में। बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 का आयोजन हुआ गांधीनगर गुजरात में। 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक का आयोजन हुआ भारत में नई दिल्ली में। और 12वें वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन हुआ दुबई यूएई में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट ये अभी होगा भारत में, मुंबई में होगा, पहली बार भारत इसको होस्ट करेगा। ये एक ही प्रश्न आज मैंने 3 बार आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 14 अप्रैल को किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया, तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। आपको बताए 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्म होता है। तो अभी न्यूयॉर्क ने 14 अप्रैल को ही बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया है। और अभी आपको बताया हमने 14 अप्रैल 2025 को बी आर अम्बेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई थी, 135वीं जयंती मनाई थी। अब यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग बताना न्यूयॉर्क ये किस नदी के किनारे स्थित है। बाकी अभी देखो, एक तो ये याद रखना बी आर अम्बेडकर जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब दिया गया, 1990 में। उनकी समाधि स्थल को क्या कहते हैं, चैत्य भूमि। पूना पैक्ट कब और किन के बीच हुआ था, ये प्रश्न एग्जाम में आता है। 24 सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। कहाँ पे, पुणे के यरवदा जेल में। और किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था, बी आर अम्बेडकर ने। गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लिया था। और इनकी एक फेमस बुक भी है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पे बनाई गई, अमेरिका में, 19 फुट ऊंची है। नाम है समानता की प्रतिमा, मूर्तिकार है रामवी सुतार। और महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 70 फुट ऊंची प्रतिमा है, उसका नाम स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री थे, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष भी रहे। और उत्तर प्रदेश ने अभी, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, 2-4 दिन पहले ही पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश ने अभी अपनी शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे रखा है। एक ये भी याद रखना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया था, मूक नायक और बहिष्कृत भारत। अच्छा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था, तो आर्टिकल 32 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाल ली है, तो आंसर होगा यूएई ने। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात को इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष चुना गया है, एक तो ये याद रखना। और यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात के जो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, कौन, दाना हुमेद अल मरजोकी, उनको इसका हेड बनाया गया है। और यूएई पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इंटरपोल की हम बात करते हैं, देखो तो इंटरपोल का मतलब हो गया इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 7 सितंबर 1923 में। और इसी कारण से 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कॉपरेशन के रूप में भी मनाया जा रहा है 2023 से। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा लियोन, फ्रांस में। प्रेसिडेंट है अहमद नासर अल रईसी। इसका मोटो होता है कनेक्टिंग पुलिस फॉर अ सेफर वर्ल्ड। मेंबर कंट्रीज है 196 नंबर का बना था पलाऊ। 2023 में जो इसकी 91 नंबर की बैठक है वो वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। और 2024 वाली जो 92 नंबर की बैठक थी वो ग्लासगो यूके में हुई थी। और आपको याद होगा भी सीबीआई ने इंटरपोल की तर्ज पर भारत पोल को लॉन्च किया था, याद होगा ना आपको, तो याद रखना वो भी। अच्छा, इसी तरह से कुछ और समिट्स में आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ये ध्यान में रखना, आप सब पढ़ चुके हो ये, कि जैसे 2024 में G7 समिट है, इसको होस्ट किया था इटली ने। G20 समिट 2024 वाली होस्ट की थी ब्राजील ने। और अब 2025 वाली G20 को कौन होस्ट कर रहा है, ये भी याद रखना, साउथ अफ्रीका। उसके अलावा 2024 में ब्रिक्स समिट को होस्ट किया था रशिया ने। और 2025 में ब्रिक्स को कौन होस्ट कर रहा है, ब्राजील होस्ट कर रहा है। और ब्रिक्स का भी सबसे नवीनतम 10वां सदस्य देश कौन सा बन गया, इंडोनेशिया बन गया, ये भी याद रखना। उसके अलावा क्वाड समिट 2024 में अमेरिका में हुई थी और 2025 में भारत में होगी। कोप 29 का आयोजन 2024 में हुआ था बाकू अजरबैजान में। और अभी इस साल जो कोप 30 का आयोजन है ये होगा कहाँ पे, ब्राजील में। कोप 28 2023 में यूएई में हुआ था। आसियान समिट 2024 में हुआ था लाओस में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो 2024 में समिट हुई थी वो कजाकिस्तान में हुई थी। उसके अलावा नाटो समिट 2024 में ये वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। और अभी जो 2025 में बिम्स्टेक की जो 6ठी बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, थाईलैंड के बैंकॉक में। और अब अगले 2 सालों के लिए इसकी अध्यक्षता किसे सौंप दी गई है वो भी याद रखना, बांग्लादेश को।
ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में किस उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आंसर होगा कॉफी। तो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय निर्यात कितना हुआ? ये वस्तु और सेवा का मिलाकर के मैं आपको बता रहा हूँ, $820.93 बिलियन, जो पिछले वित्त वर्ष से 5.5% ज्यादा है। अच्छा, ये तो हमने निर्यात की बात कर ली। अगर आयात की बात करेंगे, इंपोर्ट की, तो वो ज्यादा हुआ इससे। कितना है? $915.19 बिलियन। मतलब एक्सपोर्ट कम हुआ और इंपोर्ट ज्यादा हुआ। इसका मतलब हमें घाटा हुआ है। ठीक है, हम प्रॉफिट में कब रहते? अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते और इंपोर्ट कम करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने आयात तो ज्यादा किया, इंपोर्ट ज्यादा किया, एक्सपोर्ट ज्यादा किया, तो जो घाटा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? व्यापार घाटा। और इन दोनों को माइनस करने पे व्यापार घाटा आ जाएगा आपके पास कितना? $94.26 बिलियन। और ये जो पूरा डेटा मैं आपको बता, ये अभी 16 अप्रैल को ही हमारे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने जारी किया है, जिसके मंत्री है पीयूष गोयल। अच्छा, अगर यहाँ पे हम बात करें कि निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि किस चीज में देखी गई है, तो आंसर होगा कॉफी में। कितनी? 40.37%। दूसरे स्थान पे तंबाकू, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। तो यहाँ पे जो मैंने आपको डेटा इंपॉर्टेंट है वो सारे सामने आपके रख दिया है। अलग अलग करके भी मैंने यहाँ पे डेटा रख दिया है। पीडीएफ में आराम से पूरा डेटा आप रीड कर लेना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहते हैं इस तरह के प्रश्न डेटा वाले। बाकी ये थे आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक नहीं करा वीडियो को तो लाइक कर देना। बाकी ये डिटेल्ड पीडीएफ आपको मिल जाती है अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। उसके अलावा इन सभी क्वेश्चंस का जो भी अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, इन सभी क्वेश्चंस का आपको टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही। तो टेस्ट जाकर के लगाइएगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, ताकि उससे आपको पता लगेगा कि कितनी चीजें अभी आपके माइंड में रिटेन है, कितनी चीजें आपको याद है, कितनी चीजें भूल चुके हो। पुरानी क्विजेस भी साथ में लगाते रहा करो, इसी तरह से अपना टेस्ट लगाते रहा करो। ठीक है, तो क्विज पीडीएफ मिल जाएगा क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या उसे गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको पहले क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, ट्रेन में एटीएम लगाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिर पूछा 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने स्वास्थ्य सेवा के लिए डिजिटल ई सेहत ऐप को शुरू किया? जम्मू कश्मीर। ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? केरल। और विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहां पर हुआ? अमरावती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च के लिए भी किसे जीआई टैग प्रदान किया? बनारस। और सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी के मामलों में सुनवाई के लिए कितनी समय सीमा तय की है? 6 माह। स्टार्टअप QNU लैब्स ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड कहां पर लॉन्च किया? भारत। और 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता के साथ हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा किसने घोषित किया? तेलंगाना। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया? तो आंसर होगा जापान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।